नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल हरियाणा अड्डा 24/7 पर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और मेरा नाम है नरेंद्र कुमार और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़रूरी और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। और वो जो आज मेरा डिस्कशन होने वाला है आपके साथ, वो ये होने वाला है कि 29 फरवरी क्यों आता है, इस लीप वर्ष का क्या महत्व है, यह जो दिन है ये फरवरी में ही क्यों जोड़ा जाता है, और इन सब बातों के अलावा हमारा जो हिंदू कैलेंडर है ये अर्थात जो पंचांग है, उस पंचांग में ये 29 फरवरी क्यों नहीं आता है। तो अगर आप इन सभी बातों का जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक आपको जुड़े रहना पड़ेगा। और आज हम आपको बताएंगे कि हमारा जो हिंदू कैलेंडर है वो हमारे जो वेस्टर्न कैलेंडर है उससे एडवांस है, और वो किस प्रकार से एडवांस है। तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं कि इस 29 फरवरी का महत्व क्या है। चलिए, अब आपने क्या सुना होगा, आपने एक बात जनरली सुनी होगी कि जो संख्याएं 4 से भाग हो जाती हैं, जो वर्ष 4 से भाग हो जाते हैं, उन वर्षों में हमारा क्या आता है, उन वर्षों में हमारा लीप ईयर आता है। उन वर्षों में फरवरी 29 दिन की होती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो 1700 सन आया था, 1800 आया था, 1900 आया था, वो संख्याएं 4 से तो भाग हुई थी, लेकिन क्या वो लीप वर्ष थी? तो आप कहेंगे सर वो लीप वर्ष नहीं थी। अब अगर आप कहेंगे वो लीप वर्ष नहीं थी तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वर्ष सेंचुरी ईयर होते हैं, अर्थात 1700, 1800, 1900, वो 4 से तो भाग होंगे ही होंगे, लेकिन 4 के अलावा 400 से भी भाग होंगे। तो अब आप पूछेंगे कि 400 से भाग क्यों होंगे। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि वो 400 से भाग क्यों होंगे। देखिए, हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, जिसे रिवोल्यूशन कहा जाता है। ये जो रिवोल्यूशन होता है इसे हिंदी में परिक्रमण कहते हैं। और हम ये मान के चलते हैं कि जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाती है तो वह 365 दिन का होता है, परंतु वह 365 दिन का नहीं होता है। वह जो चक्र होता है वह होता है 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड। इसका अर्थ ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जब एक वर्ष को 365 दिन का मानते हैं तो हम गलत मान रहे हैं। हमारा जो कैलेंडर है वो भी किस पर निर्भर करता है, इस सोलार सिस्टम पर निर्भर करता है, इस सन के मूवमेंट पर निर्भर करता है। अगर हमारा जो कैलेंडर है वो भी सन के मूवमेंट पर निर्भर करता है तो इन सब चीज़ों की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? देखिए, क्या था कि जब मानव सभ्यताएं शुरू हुई, तो जो मानव सभ्यताएं शुरू होती हैं तो हम उस समय देखते हैं कि उन लोगों को वर्ष से ज़्यादा, सन से ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ थी उनके लिए वो दिन था। दिन क्यों था ज़रूरी? क्योंकि वो सुबह उठते थे और शिकार पे निकलते थे और शाम तक अपने भोजन की व्यवस्था करके वापस आ जाते थे। लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यताएं विकसित हुई। जब धीरे धीरे मानव सभ्यताएं विकसित हुई तो उन लोगों ने कृषि करना शुरू की। जब कृषि करना शुरू किया तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि अगर हम कृषि करते हैं तो हमारे लिए ये चीज़ ज़रूरी है कि हम मौसम की जानकारी रखें। अब अगर वो मौसम की जानकारी रखते हैं तो मौसम की जानकारी के लिए कैलेंडर का होना ज़रूरी है। तो इसलिए सबसे पहले जो इजिप्टियंस थे, जो इजिप्ट था, उन्होंने क्या किया, एक लूनार कैलेंडर का आविष्कार किया। उन्होंने एक लूनार कैलेंडर बनाया। लेकिन ये जो लूनार कैलेंडर था, सोलार कैलेंडर की बजाय क्या हो गया, 10 से 11 दिन का अंतर हो गया इसमें। इसलिए इस लूनार कैलेंडर को एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं माना गया। जब इस लूनार कैलेंडर को एग्जैक्ट कैलेंडर नहीं माना गया तो जो इजिप्टियंस थे, उन इजिप्टियंस ने क्या किया कि एक सोलार कैलेंडर बनाया, सौर कैलेंडर बनाया। अब ये जो सौर कैलेंडर था, इजिप्टियंस ने इस सौर कैलेंडर में, इस सोलार कैलेंडर में लीप ईयर को कंसीडर किया था। आप एक चीज नोट करेंगे यहाँ पे कि पूरी जो दुनिया है वो जूलियस सीजर को ये मानती है कि जूलियस सीजर जो था वो लीप ईयर का, लीप वर्ष का, लीप डे का जो है वो जन्मदाता है। परंतु जूलियस सीजर इस चीज़ का जो आइडिया लेता है वो इजिप्ट के सोलार कैलेंडर से ही लेता है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ग्रिगोरियन कैलेंडर आता है, जो कैलेंडर हम आज भी यूज करते हैं। ग्रिगोरियन कैलेंडर ही आज हमारा यूज किया जाता है। बट अब हम अगर ग्रिगोरियन कैलेंडर के बारे में जानना चाहते हैं तो ग्रिगोरियन कैलेंडर जो था वो क्या था, वो एक रोमन कैलेंडर था। अब अगर रोमन कैलेंडर था तो रोमन कैलेंडर के इतिहास के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। अब जब हम रोमन कैलेंडर के इतिहास के बारे में जानते हैं तो हम पढ़ते हैं कि 8th सेंचुरी बीसी के आसपास, अप्रोक्सीमेटली 8th सेंचुरी के बीसी के आसपास जो रोमन्स थे वो 10 महीने वाले कैलेंडर का यूज करते थे। अब अगर वो 10 महीने वाले कैलेंडर का यूज करते थे तो उसमें क्या था कि जो 6 महीने थे वो 30 दिन के थे और 4 महीने थे वो 31 दिन के थे। तो 6 महीने 30 दिन के और 4 महीने 31 दिन के, तो उन्होंने 2 महीने कंसिडर नहीं किए।
कौन से 2 महीने कंसिडर नहीं किए? उन्होंने जनवरी और फरवरी को कंसिडर नहीं किया। उन्होंने जनवरी और फरवरी को कंसिडर इसलिए नहीं किया कि जनवरी और फरवरी में बहुत अधिक सर्दी होती थी और वो ये मानते थे कि जनवरी फरवरी में सर्दी अधिक होती है, इस वजह से लोग काम नहीं करते हैं और उन्होंने इन 2 महीनों को कंसिडर नहीं किया। उनका जो महीने थे वो 10 महीने थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो ये कंसिडर करते हैं कि मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने हो गए हैं और अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक उन्होंने 1 मंथ की अवधि को मान लिया। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद एक किंग आते हैं जिनका नाम था न्यूमा पोम्पुलस। ये क्या करते हैं? ये कहते हैं कि ये चीज़ें हैं, ये गलत है, इसलिए उन्होंने 2 महीने और ऐड कर दिए। उन्होंने 2 महीने जो ऐड किए वो जनवेरियस और फेब्रेरियस, एग्जैक्ट जो नाम थे वो जनवेरियस और फेब्रेरियस थे। बाद में इनको मोल्ड करके क्या बनाया गया? जनवरी और फरवरी बनाया गया। तो जो पोम्पुलस थे उन्होंने जो 1 वर्ष माना, उन्होंने 1 वर्ष माना 355 दिन का, 355 डेज का। अब होता क्या है कि उस समय लोग 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को अशुभ मानते थे। आज भी मानते हैं हम, आपको पता है आज भी हमारे समाज में 11 का महत्व है, 21 का महत्व है, लेकिन हम 10, 20 का महत्व इतना नहीं मानते हैं। तो वो ये मानते थे कि 2 से डिवाइड होने वाली संख्याएं अशुभ होती हैं, इसलिए उन्होंने महीने माने 27 दिन, 29 दिन और 31 दिन। लेकिन अगर वो 12 महीने को 27, 29 और 31 में रखते तो जो वर्ष था वो 355 दिन का नहीं हो पाता। अब 355 दिन का वर्ष नहीं हो पाता, तो 355 दिन का वर्ष नहीं होने के कारण उन्होंने क्या किया कि 1 महीने को 28 दिन का ले लिया। उन्होंने 1 महीने को 28 दिन का ले लिया। अब उन्होंने 1 महीना 28 दिन लिया और उनके जो महीने थे वो कितने हो गए, उनके जो दिन थे वो कितने हो गए? 355 दिन हो गए और बातें, कैलेंडर जो था वो कैलेंडर चलता रहा। इस प्रकार से इस कैलेंडर में क्या थी? त्रुटियां थी। अब इस कैलेंडर में त्रुटियां थी, तो ये जो त्रुटियां थी ये चलती रही, चलती रही, चलती रही। उसके बाद जूलियस सीजर आते हैं और जूलियस सीजर आके क्या करते हैं कि जूलियस सीजर आके जो हमारे महीने थे उनको जनवरी से, जैसे आज हम शुरू करते हैं जनवरी फरवरी, वो जनवरी से महीनों को शुरू करते हैं और दिसंबर में ले जाके ख़त्म करते हैं। और जूलियस सीजर ये कहते हैं कि हम जो समय लेंगे वो लेंगे 365 दिन और 6 घंटे, सूर्य का एक चक्र। अब अगर 365 दिन और 6 घंटे यानी कि एक चक्र 300, सूर्य का जो एक रिवोल्यूशन हो गया वो 365 दिन और 6 घंटे का हो गया, तो उन्होंने लीप ईयर जो था, लीप वर्ष जो था, लीप डे जो था वो कंसिडर किया और उसको उन्होंने हर 4 साल के बाद, क्योंकि 6 गुना 4 कितना हो गया? 24 हो गया। उन्होंने हर 4 साल के बाद ये माना कि 4 साल के बाद क्या आ जाएगा? एक लीप वर्ष आ जाएगा। अब हर 4 साल के बाद लीप वर्ष आने लगा और ये चीज़ें चलती रही, चलती रही। परंतु हमें पता है कि सूर्य का जो रिवोल्यूशन है वो 365 दिन और 6 घंटे में नहीं होता है, वो 5 घंटे 48 मिनट और 47 सेकंड में होता है। अगर इस प्रकार से वो रिवोल्यूशन होता है तो इस कैलेंडर में करेक्शंस आनी ही आनी थी। इस कैलेंडर में करेक्शंस आई। इस कैलेंडर में जो करेक्शंस आई वो इस प्रकार से आई कि इस कैलेंडर में 128 वर्षों के बाद एक जो दिन था वो दिन क्या हो गया? कम हो गया। अब 128 वर्षों के बाद एक दिन कम हो गया तो सभी जो त्योहार थे वो एक दिन आगे चले गए। अब ये चीज़ें नोटिस की गई, परंतु एक दिन को हम इतना अधिक महत्व नहीं देते हैं, क्योंकि एक दिन कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती है। भाई एक दिवाली का त्यौहार है, वो 30 तारीख को आया है या 31 तारीख को आया है, हम उस चीज़ में इतना महत्व नहीं देते हैं, एक दिन का फ़र्क। परंतु ये एक एक दिन का फ़र्क, हर 128 साल के बाद एक दिन का फ़र्क, ये जो फ़र्क है ये बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। और इस प्रकार से जब आती है 16th सेंचुरी, जब 16th सेंचुरी आती है तो उस समय वहाँ पर एक राजा होते हैं और जिनका नाम था, जो आज हम कैलेंडर मानते हैं, ग्रिगेरी, पोप ग्रिगेरी, जिसे हम आज ग्रिगेरियन कैलेंडर का नाम देते हैं। पोप ग्रिगेरी ने ग्रिगेरियन कैलेंडर बनाया तो उन्होंने उस कैलेंडर की त्रुटियों को पकड़ा और उन्होंने उस कैलेंडर की त्रुटियों को जब पकड़ा तो उन्होंने ये चीज़ नोटिस की, उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि 1582 ईस्वी में 4 अक्टूबर के बाद उन्होंने कैलेंडर से 10 दिन गायब कर दिए और वो 10 दिन जब गायब किए तो 4 अक्टूबर के बाद सीधे 5 अक्टूबर नहीं आया 1582 में, 15 अक्टूबर आया। मेरी बात को मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जान पा रहे होंगे, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और पोप ग्रिगेरी ने जो कैलेंडर था उसमें 10 दिनों का क्या कर दिया, ये डिफरेंस लाके खड़ा कर दिया। क्यों किया? क्योंकि 128 साल बाद 128 साल बाद एक एक दिन का क्या होता जा रहा था, अंतर होता जा रहा था।
अब जब पोप ग्रिगोरी ने इन चीज़ों को देखा तो उन्होंने देखा कि अगर सूर्य जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो जब सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है तो एक दिन में, एक चक्र में, यानी कि एक वर्ष में 11 मिनट और लगभग 13 सेकंड, क्योंकि एग्जैक्ट जो टाइम है वो 12.5 सेकंड होता है, लेकिन अगर हम 13 सेकंड मान के चलें, क्योंकि ये चीज़ें अंदाजन चलती हैं, लगभग 11 मिनट और 13 सेकंड का अंतर आ गया। तो 4 वर्ष में ये जो अंतर हो गया, ये अंतर कितना हो गया? ये 4 वर्ष में अंतर हो गया 44 मिनट और 52 सेकंड। अब अगर ये 4 वर्ष में अंतर 44 मिनट और 52 सेकंड का हो गया, तो हमने एक चीज़ नोट की कि 400 वर्षों के बाद ये जो अंतर होगा, ये 400 वर्षों के बाद अंतर कितना हो जाएगा? 44 मिनट और 52 सेकंड। और जब मैं इसको कर दूं 100 से गुणा, तो आप करके देखेंगे 4400 मिनट और लगभग 5000 सेकंड आएगा। अब ये जो 4400 मिनट और लगभग 5000 सेकंड है, ये क्या बना के देते हैं? ये बना के देते हैं हमें 3 दिन 2 घंटे 43 मिनट और 20 सेकंड। अब 3 दिन कंप्लीट हो गए, लेकिन 2 घंटे 43 मिनट और 20 सेकंड का अंतर रह गया। तो हमने 3 दिन को कहाँ एडजस्ट किया? क्योंकि हम इतना समय फालतू ले चुके ना, तो हमने 400 साल में, तो हमने इन 400 साल में जो संख्याएं 100, 200 और 300 पे आ रही थी, जैसे 1700, 1800 और 1900 जो सेंचुरी ईयर थे, हमने उनको कंसीडर नहीं किया, हमने उन सालों को लीप वर्ष नहीं मनाया। हमने 3 दिन कम कर दिए, 3 दिन कम कर दिए, लेकिन क्योंकि अगर हम एक कैलेंडर में 3 दिन कम करते तो ये चीज़ें काफ़ी खराब लगती और ये चीज़ें कैलकुलेशन में एक बहुत बड़ी मिस्टेक बन जाती। अब बच गया हमारे पास 2 घंटे 43 मिनट और 20 सेकंड का अंतर। अब ये जो 2 घंटे 43 मिनट और 20 सेकंड का जो अंतर आता है 400 वर्षों के बाद, इस अंतर को अगर हम कैलकुलेट करते हैं, अगर हम गणित की भाषा में इसकी गुणा भाग करते हैं, तो गणित की भाषा में इसकी गुणा भाग करने के बाद हमें एक बात का पता चलेगा कि 3236 साल के बाद, आफ्टर द 3236 ईयर्स, हमें एक दिन कम खो जाएगा हमारा, या तो हमें एक दिन कम करना पड़ेगा, या हो सकता है कि भविष्य में कोई कैलकुलेशन करने की ऐसी टेक्निक इजाद हो जाए कि जिससे लीप सेकंड, माइक्रो सेकंड और समय की पूरी गणना की जा सके, क्योंकि अभी तक हम समय की ये जो गणना कर रहे हैं ये केवल और केवल लगभग कर रहे हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया डेटा कि 3236 साल के बाद हमारा एक दिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, या फिर हमें कोई और कैलेंडर इजाद करना पड़ेगा। ये तो हो गई कहानी किसकी? जो कैलेंडर हम आज प्रयोग करते हैं, जिसका नाम है ग्रिगोरियन कैलेंडर। अब हम आते हैं हमारे हिंदू पांचांग पे, क्योंकि हमारा जो हिंदू पांचांग है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, उस हिंदू कैलेंडर में क्या होता है? क्या हिंदू कैलेंडर में लीप वर्ष आता है? क्या हिंदू कैलेंडर में हर 4 साल के बाद महीना एक दिन ज़्यादा होता है? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिंदू कैलेंडर में हम सूर्य की गति के साथ साथ हम चंद्रमा की गति को भी कंसिडर करते हैं। और जब हम लूनार साइकिल और जब हम सोलार साइकिल दोनों को देखते हैं, तो हम एक चीज़ नोटिस करते हैं, हम एक चीज़ मानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है, हिंदू पंचांग है, उसको चंद्र सौर कैलेंडर कहा जाता है, क्योंकि उसमें चंद्रमा और सूर्य दोनों की गतियों को कंसिडर किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक महीना 30 तिथियों का होता है, जो हम ग्रिगोरियन कैलेंडर में एक दिन 24 घंटे का मान रहे थे, हिंदू पंचांग में 30 तिथियां होंगी। एक तिथि का समय जो होगा वो 19 घंटे से और 26 घंटे के बीच होगा, ये फिक्स नहीं होगा। और अगर ये समय 19 घंटे से 26 घंटे के बीच में होगा, तो हम क्या होगा, हमारे साथ लीप वर्ष जैसी किसी भी समस्या का हमें सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जो सौर गति है और जो चंद्र गति है, इन दोनों के बीच 11 दिन का अंतराल होता है। अब एक वर्ष में 11 दिन का अंतराल, तो 3 वर्षों में 33 दिन का अंतराल। इसका मतलब ये हो गया कि हर 3 साल के बाद हिंदू पंचांग जो है, हिंदू कैलेंडर जो है, वो हिंदू कैलेंडर एक महीने को जोड़ देता है। और उस महीने को जब जोड़ता है तो वो महीना जोड़ा जाता है सावन महीने के बाद। और हम अपने भारत में ये कह देते हैं कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार, हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष 2 सावन होंगे। उसका अर्थ यही होता है
कि हमने चंद्रमा और हमने सूर्य की गतियों को कंसीडर किया था और उसके अनुसार हमने जो 1 महीना था उसको एडजस्ट कर दिया, और ये एकदम सटीक गणना होती है जो गणना हम वैदिक काल से करते हुए आ रहे हैं। इसीलिए हमारे हिंदू पंचांग शक संवत को 1957 में आधिकारिक तौर पर कैलेंडर के रूप में मान्यता भी मिली थी। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे भारत देश है, जो हमारा प्यारा भारत देश है, उस प्यारे भारत देश की जो गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशंस हैं, वो वेस्टर्न कैलेंडर के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिक हैं और कहीं ज़्यादा सटीक हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी जो संस्कृति थी वो विज्ञान के क्षेत्र में वैदिक काल से, वेस्टर्न कल्चर से और वेस्टर्न जो कैलकुलेशंस हैं उनसे बहुत आगे रही है। तो इस प्रकार से आप आज जान पाए कि हिंदू कैलेंडर का क्या महत्व है, 29 फरवरी का क्या महत्व है, किस प्रकार से ये दिन आता है और कब तक ये दिन जो है वो हम कंसीडर करेंगे, और 3236 साल के बाद हमें एक नए कैलेंडर की आवश्यकता पड़ेगी या फिर हमें एक दिन कम करना पड़ेगा। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हरियाणा अड्डा 24/7 के साथ। और इन सब चीज़ों के अतिरिक्त मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे महापैक से जुड़ते हैं तो अभी जो है वो ऑफ़र चला हुआ है, और अभी आपको बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे, और आपको ये जो महापैक है ये डबल वैलिडिटी के साथ दिया जा रहा है, जहां आपके हरियाणा पुलिस के या फिर आपके हरियाणा के और जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी की एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और हमारी जो अड्डा 24/7 की, हरियाणा अड्डा 24/7 की जो डेडिकेटेड टीम है वो आपके साथ लगी हुई है। तो इसी नोट के साथ आज मैं इस सेशन को, इस जर्नी को, इस एपिसोड को यहाँ रोकना चाहूँगा। तो मुलाकात होती है अगले इसी प्रकार के किसी और सेशन में। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, बढ़ते रहिए, लड़ते रहिए, झगड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेरी और पूरे अड्डा 24/7 परिवार की शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद।